हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 38वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लच पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए, फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, गंगा नदी पर। अच्छा बताइए, उत्तराखंड में गंगा नदी पर एक और कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध है। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर भूपेंद्र हजारिका पुल बनाया गया है। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, लोहित नदी पर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जिसे मांजुली के नाम से जाना जाता है। मांजुली के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी है। और इस पर कौन सा बांध है? इस पर पंचेत बांध है, तो इसे याद रखिएगा, इस पर पंचेत बांध है। ठीक है। और हुगली को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा मैंग्रोव भारत के पूर्वी तट पर है? ये बताना है। तो भीतरकनिका कहाँ है? भीतरकनिका जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा के तट पर है। और पिचवरम जो है तमिलनाडु के तट पर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। और कुंडापुर कहाँ पर है? कुंडापुर जो है कर्नाटक के तट पर है। तो ये दोनों पूर्वी तट पर हो गए। और कुंडापुर कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, 1 और 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, भीतरकनिका और पिचवरम मैंग्रोव पूर्वी तट पर स्थित है, और कुंडापुर जो है पश्चिमी तट पर। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, भारत में मोनाजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है। बताइए, इनमें से कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, केवल ए सही है। ठीक है, केवल एक सही है। यहाँ पर देखिए, मोनाजाइट और थोरियम का जो भंडार है आपको जो है केरल में मिलता है, और दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। देखिए, दुर्लभ खनिज तत्वों के उत्पादन में चीन पहले पायदान पर है, उसके बाद ब्राज़ील आता है, फिर मलेशिया आता है, फिर भारत आता है। चीन में दुर्लभ खनिज तत्वों का कुल कितना परसेंट भंडार है? 37% भंडार है। और चीन विश्व के दुर्लभ खनिज तत्वों का 97% जो है अकेले उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ होता है? बताइए, चमड़े के व्यापार के लिए कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, कानपुर। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ताला उद्योग। और फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं।
देखिए चमड़ा के अधिकतर कारखाने कानपुर नगर में स्थित है। कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर भी है। अलीगढ़ को जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ को ताला नगरी भी कहा जाता है। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को कहा जाता है। और दुग्ध क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को जो है दुग्ध क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बताइए किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 में हुआ था और हरित क्रांति का प्रारंभ नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए किसे डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो डेट्रॉयट कहाँ पर स्थित है? डेट्रॉयट जो है यूएसए में स्थित है। और डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का डेट्रॉयट किसे कहते हैं? भारत का डेट्रॉयट जो है चेन्नई को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कानपुर, कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग बहुलता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है? मैनचेस्टर जो है आपके यूके में स्थित है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर भी जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए जो है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद को, गुजरात के अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जो कि जो है तमिलनाडु में स्थित है, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए डेट्रॉयट मिशिगन का शहर है, जहां अनेक ऑटोमोबाइल्स उद्योग हैं। भारत में चेन्नई में मुख्यतः यह उद्योग है, इसी कारण जो है चेन्नई को डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो तमिलनाडु का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, तंजावुर। तंजावुर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है। और भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश भारत का चावल का कटोरा है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए तंजावुर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है, जो कि कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण चावल का जो है अधिक उत्पादन यहाँ पर होता है, इसी कारण से इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, 3 मई को। 3 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है।
और 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था? 1991 में। किसके द्वारा लिया गया था? यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग द्वारा मिल करके यह जो है निर्णय लिया गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है बी, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। जब वह राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह जो है अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और वह जो है राज्यसभा का सदस्य, इसलिए जो है इसमें अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता है भारत का प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है तो केवल जो है राज्यसभा में ही वोटिंग कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जा सकता है, इसलिए जो है अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध वह वोटिंग नहीं कर सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित निकायों में किसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो वार्षिक रिपोर्ट होता है उसे जो है राष्ट्रपति संसद के समक्ष नहीं रखवाता है। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद कितने में है, बताइए? वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग का जो वार्षिक रिपोर्ट होता है उसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है। यूपीएससी अनुच्छेद 315 में यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट पीएससी अर्थात जो है राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये कुछ जो है वार्षिक रिपोर्ट है जिसको राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखवाया जाता है। वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, ऑडिट जनरल की रिपोर्ट, यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, एससी एसटी को दिए गए विशेष ऑफर्स की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, इसको जो है राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। चलिए देखते हैं। चलिए कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? बताइए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? देखिए, ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इस निर्वाचक मंडल में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कौन कौन से प्रतिनिधि होते हैं? देखिए, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ ही साथ जो है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं और इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है गुप्त मतदान के द्वारा होता है।
चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, पढ़ा लिखा हो। ऐसा जो है आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, ठीक है। निरक्षर है तब भी क्या नाम है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वह लोकसभा अर्थात जो है संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो और पागल व दिवालिया ना हो, साथ ही साथ किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में प्रावधान किया गया है कि संघ कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल 213 अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 14 से 18 में। देखिए अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 117। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ था, ठीक है। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। और आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं 1815 में एक संधि हुआ था जिसे आप जो है सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। सुगौली की संधि से यह जो है युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है असुमेलित को फाइंड आउट करना है। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था बक्सर के युद्ध में? हेक्टर मुनरो ने किया था। तो ये जो है सुमेलित है। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के मध्य। और सुगौली की संधि हुआ था 1815 में, जिससे जो है यह युद्ध समाप्त हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। तो ये भी सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। तो ये भी जो है आपका सुमेलित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था बताइए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग था। उस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस नहीं था, बल्कि कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, कब से कब तक था? 1813 से 1823 के मध्य था, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1817 से 1818। तो उस समय
लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, क्योंकि जो है ये सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सर थॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए 1820 से 1827। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी जामनगर। जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। और नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीरी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? नागपुर में है। महाराष्ट्र के नागपुर में नीरी स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो बताइए सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है जो वनस्पतियाँ और जीव जंतु हैं उनके विकास के लिए अनुकूल जलवायु होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।